दादी कहाँ जाएंगे जब सरकार हटा देगी तो? वोट इसीलिए दिए थे कि जहाँ तक गरीब लोगों ने हटा, 150 साल पुराने घाट है ना। से ये बीजेपी सरकार आई है जब से तो बिल्कुल ही बदल गया है। अगर सरकारें तोड़ने ही थे तो जी सरकारी मीटर ही क्यों लगाए थे? बीजेपी वालों से मिलने का कोई फायदा नहीं, वो तो खुद ही तोड़ने को तैयार है। हनुमान जी पे नारियल भी चढ़ाना चाहे ना तो अब वो भी नहीं चढ़ा पा रहे। देश के नाश होगा, ऐसे धोखे से तो साइन करा लिए। और एक तरफ क्या कोर्ट का ऑर्डर है, एक तरफ ही डीडे के लैंड बता रही है। दो पहलू हैं दोनों कोर्ट के। झूठा कागज बनाया निकालने के लिए, इसको नाश होगा। 2006 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर फेंक दिए। बजरंग दल वाले भी हमारे साथ आए, हिंदू शिवसेना भी आई। हम जब भी लड़े अब एक देखा गुप्ता जी आ गई हैं, जब नजीर साफ करी नहीं हमें साफ कर रहे हैं। जब मेरा जबरदस्ती का धक्का दे रहा, अब ये कह रहे हैं भगवान जाओ। मेरा जाना है तो जाना है, कहाँ जाकर मर जाए। इस शहर में जिनके मकान हैं वे अगर उनको जिनके मकान नहीं हैं अगर इस शहर में न रहने दें तो बहुत कम लोग मकानों में रह जाएंगे। ये पंक्ति इस वक्त दिल्ली के तत्कालीन हालात पर एकदम सटीक बैठता है। बीते 8 मई को जिस तरीके से यमुना बाज़ार कॉलोनी के लोगों के पास नोटिस आया कि आप यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हो तो लोगों के मानो जैसे तोते उड़ गए हो, क्योंकि यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें 310 मकाने हैं। लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी यमुना बाज़ार कॉलोनी में है। हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर में सही कौन है। क्या सरकार जो कह रही है, लेटर हेड जारी किया गया है कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि आखिर सरकार सही है कि यहाँ के स्थानीय लोग सही है। जी बताइए, आप लोग नोटिस कब मिला था? हमें नोटिस 8 तारीख को मिला था। तो नोटिस मिला, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई आया या आप लोग को कुछ ऐसा भी नोटिस मिला है कि आप लोग को यहाँ से हटाया जाएगा तो कहीं और बसाया भी जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करी। उन्हें खाली आए, नोटिस दे गए, साइन करवा के लेके चले गए, फोटो कॉपी हमें दे गए और ओरिजिनल साथ में ले गए। ऐसा कुछ बोले भी नहीं कोई बात। कितने परिवारों को यहाँ पे नोटिस मिला है? सबको मिल गया, 1 नंबर घाट से लेके 32 नंबर तक। तो ये कितने लोग रहते हैं? जब मैं घर देख रहा हूँ, घर का हालात तो उतना सही है नहीं कि यहाँ लोग रह पाए। इसमें लोग रह कैसे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। सब मजबूरी में टाइम पास कर रहे हैं, सबके पास एक मजबूरी है, टाइम पास हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यही चल रही है कहानी है बस। ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि बाढ़ से आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ से हटाया जा रहा है। बाढ़ जब आता होगा, यमुना का पानी जब आता होगा जब सीजन में, तो पानी कहाँ तक आता है? बाढ़ में पानी आता है, खूब दीवार से लग जाता है बाढ़ तक। दीवार जो बाहर वाला दीवार है उसकी हाइट लगभग 30 फीट है। हाँ। और आपकी इस मकान की हाइट 10-12 फीट है। हाँ जी, डूब जाते हैं जी घर। बाढ़ की जो एक मिनट जी बताइए। बाढ़ माँ से आती है तो वो वहाँ तक रहती है, जहाँ घर में आएगी तो आधी ज्यादा। माँ नीचा ज्यादा, इतना नीचा नहीं है। पूरी गली में पानी भर जाएगा ना तब इसके जाम में जहाँ आएगा, गेट पे जहाँ सीढ़ी है जहाँ तक। ये सरकार तो चाहती है ना कि आप लोग का जीवन जो है वो किसी खतरे में ना पड़े, इसलिए आप लोग को यहाँ से। नई बाढ़ आई है क्या? नई बाढ़ आई है, 2 साल ही ये राखी लेके जाए। हाँ, जी बताइए। कोई नई बाढ़ आई है क्या? पहले भी तो आई थी बाढ़, 2 ही बार ज्यादा आई है बाढ़। इतनी पहले तो इतनी कभी आई नहीं। 4 साल पे 5 साल पे आती है बाढ़, इससे पहले तो इतनी कभी आई नहीं। आप लोगों को बाढ़ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है हमें, कभी दिक्कत नहीं हुई आज तक। जमुना बाजार में ना कोई डूब के मरा, ना कोई कैसे भी मरा आज तक। कोई गोताखोर भी ऐसे जैसे बच्चा डूब जाता है, कोई बड़ा डूब जाता है ना, सबको तैरना आता है, कोई डूब के नहीं मरा। ये बताइए, 15 दिन की मियाद मिली हुई है आप लोगों को। अगर 15 दिन के बाद सरकार कोई एक्शन लेती है, आप लोग को कहीं जाना पड़े तो आप लोग कहाँ जाओगे? क्योंकि सरकार तो ऐसा कोई आप लोगों को बसा तो रही नहीं रही है कहीं पे। तो जाएंगे अचानक बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? आप लोग के पास कोई बैकअप प्लान है? कुछ ना। कैसे चलेगा फिर? कैसे गुजर बसर होगा? क्योंकि इसके अलावा तो कोई घर द्वार भी नहीं है। आप गुप्ता जी तो फ्लैट बनवा के पैसे वो करेंगी ना खर्च, जहाँ से हटा रही है जनता गरीब लोगों को लिए, तो कम से कम सुविधा तो करो। वोट तो हमने उन्हीं को दिए है ना। वोट इसीलिए दिए थे कि जहाँ तक गरीब लोगों ने हटा, 150 साल पुराने घाट है ना। आधार कार्ड में आपका एड्रेस कहाँ का है? यहीं का है, इसी घाट का।
इसी घाट का है। वोट आप सबके 4 वोट है हमारे घर से, 2 लड़कन के और 2 मियाँ बीवी हमारे। यहाँ यमुना घाट कॉलोनी के। हाँ आप लोग का बूथ कहाँ पे है? यहीं पे है? हैं? डालने कहाँ जाते हो आप? नीट ये जाते नहीं पड़ता सुतरे साल। तो फिर सरकार किस आधार पे आप लोग को अवैध करार दे रहे पता नहीं क्यों करा रही है, हमें तो यही तो नहीं पता है, समझ में नहीं आ रही कुछ ये सब। अगर सरकारें तोड़ने ही थे तो जी सरकारी मीटर ही क्यों लगाए थे? जब बाढ़ आई थी तो इतने सारे मीटर क्यों चेंज करवाए के फिर दोबारा से आदमी बसाए थे? कितने ज़्यादा लोग, हम 15 दिन महीना भर के काज बाहर रहते, बस 2 ही बार बाहर रहे, नहीं तो अपने अपने घर में ही रहते हमेशा। आप बताओ क्या करेंगे? सरकार जाति कर रही है आप लोग के साथ, ऐसा आप लोग को लग रहा है? और क्या, जाती है ही रही है और क्या। ऐसे धोखे से तो साइन करा लिए, इसमें हमें वो चाहिए वो दे दो, सब अपन बिजली का बिल दे दियो, ऐसे थोड़ी ना बताइए हम तोड़ने के कहा जाए तुम साइन कर दो तो साइन करके दे देंगे हम, ऐसे थोड़ी ना बताया गया। क्या यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई? नहीं, खाली 2 वो पांडा रहते हैं जो पूजा कराते, पंडित लोग, माली रहते हैं, नाई रहते हैं हमारा, और वैसी कोई जात नहीं रहती है। ऐसे बंगी चमार है, ये सब जात नहीं रहती। ये नहीं रहती, बस पंडा लोग और नाई लोग और जो मल्लाह लोग हैं यहाँ वही लोग ज़्यादातर हैं। जो नाव चलाते हैं 3-4 ये साल के करीब हो गया हमें नाव बनाते हुए। सरकारी प्राइवेट सब हम ही बनाते हैं। सरकार ने आज तक कोई सुविधा नहीं दी हमें। ये बताइए कि जैसे यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, कोई जगह तो दी नहीं जा रही है कि यहाँ से लोगों को कहीं और बसाया जाएगा। आप भी चूँकि यहीं आसपास ही रहते होंगे, खजूरी रहते हैं, लेकिन काम धाम तो यहीं चलता है। जब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर तो आप लोग के रोज़गार पर भी तो हमारे क्या सभी का ये हाल हो जाएगा जी। कोई कहीं जाएगा, किराए पे जाएंगे, क्या करेंगे? काम धंधा तो ख़त्म ही हो जाएगा। कोई रिक्शा चलाएगा, कोई कुछ करेगा। तो अभी मछुआरों की स्थिति क्या है? क्योंकि आप यमुना किनारे 40 सालों से आ रहे हो, 40 सालों में कितना कुल बदला है कि मछुआरों के जीवन में? देखो जी, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से तो बिल्कुल ही बदल गया है। यहाँ पे पूजा पाठ करने आते थे, आजकल जब से ऐसी कटौती हो गई है, अगर हनुमान जी पे नारियल भी चढ़ाना चाहे ना तो वो भी नहीं चढ़ा पा रहे। ये कंडीशन हो चुकी है। हार भी चढ़ाना चाहे वो भी नहीं चढ़ा पा रहे। तो जमुना जी में पूजा पाठ करने आते तो कोई नहीं आ रहा। क्यों यमुना जी में पूजा पाठ करने लोग क्यों नहीं आ रहे? महंगाई इतनी है, काम धंधा ही नहीं है, पानी गंदा है। दावे करते हैं कि हम जमुना साफ कर रहे हैं, आप देख लो कितनी साफ हो रही है। आदि कहाँ जाएंगे जब सरकार हटा देगी तो? हाँ, इसके नाश होगा। जो हमारा करा ना, झूठा लगाया ना केस, झूठा कागज बनाया निकालने के लिए, इसको नाश होगा। नाश होगा क्या कर, हमरा कितना उम्र है जब मेरा जबरदस्ती का धक्का दे रहा, कागज बना लिया कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये सब बात बस पूछो। बीते दिनों 8 मई को डीडीए की तरफ से एक नोटिस आया था, जिसमें यमुना बाज़ार कॉलोनी के लोगों को नोटिस मिला था कि 15 दिन के अंदर आपको ये इलाका खाली करना है। अब उसमें 20 नंबर, ये जो 24 नंबर घाट है, 24 नंबर का गणेश घाट, इस घाट को भी इंक्लूड किया गया है। विडंबना क्या है, दुविधा सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है कि 32 साल पहले इस घाट को लेकर विवाद हुआ था। न्यायालय में मुकदमा चला था और न्यायालय ने इस घाट को लेकर एक मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। सवाल ये है कि जब न्यायालय में ये मामला चला और निर्णय दूसरे व्यक्ति के पक्ष में दे दिया गया, तो आखिर उसके बाद से फिर एडीएम साहब जो हैं पुरानी दिल्ली के, उनके लेटर हेड से, उनके साइन से एक लेटर हेड जारी होता है कि ये पूरा इलाका जो है ये डीडीए का है। तो फिर आप बताइए कि जब ये लेटर हेड जारी हुआ है कि ये डीडीए का इलाका है, तो फिर जो न्यायालय है, कोर्ट ने कैसे किसी को मालिकाना हक दे दिया इसका? ये बात जो आप मेरे से बोल रहे हो, ये बात एक मीडिया वाले में 10 मीडिया वालों को बोला है मैंने, और इसका मुद्दा उठाने में आपने मेरी मदद करी, जो आप मेरी आवाज़ को उठा रहे हो। और लोगों ने मेरे दिमाग की पता नहीं क्या सोची कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, बस उन्होंने यही मुद्दा उठा रहा है कि डीडीए लैंड, और ये नहीं उठाया जो आप मेरे से पूछ रहे हो। और जो ये आप बात पूछ रहे हो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसी घाट से रिलेटेड बात है, कुछ अलग से नहीं है। आज से 32 साल पहले हमारा केस, हम तो बचपन में हमें पता
बताइए। आप पहले पूरा मामला बताइए कि हुआ क्या था, किसको लेकर विवाद हुआ था, क्या वजह था? पार्टी के बीच में था। सबसे पहले थे यहाँ पे ओम प्रकाश घाट मालिक जो सेवादार थे, उसकी बहन थी मन्नो देवी। मन्नो देवी ने सूरज पंडित यहाँ पर रहता था, अयोध्या का था, यहाँ पर रहता था। उसके बच्चे नहीं थे, बहू थी, दोनों वही अस्थि विसर्जन पूजा पाठ सब कराते थे सूरज पंडित। और सूरज पंडित ने हमारे पिताजी यहाँ पे स्नान पूजा करने के लिए आते थे, तो हमारे पिताजी को उन्होंने सौंप दिया घाटिए कि पंडित जी आज के बाद आपसे इसकी सेवा करो, मेरे तो बच्चे अच्छे हैं नहीं, और जो मेरा खर्चा पर्चा पालन पोषण है आप देते रहना। मेरे पिताजी ने सुख दुख में सब कुछ में उनका साथ दिया। लास्ट में जब वो एक्सपायर हुए, अंतिम संस्कार से लेके सारी क्रिया मेरे पिताजी ने करी। उसकी बाकायदा फोटो है। जो दूसरे पक्ष का पार्टी है रमेश चंद यादव, उसने कुछ भी नहीं करा इसका। और पहली बात ये बता दूं, जब पूजा पाठ की जगह होती है, स्थान होता है। मुकदमा किनके बीच में था? आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का उत्तम पंडित था, दूसरे पक्ष से रमेश चंद यादव। वो कैलाश नगर 7 नंबर गली में घर है उनका, वहाँ रहते थे। यहाँ पे नाव चलाने के लिए आता था। मेरे पिताजी से कमरा मांगा उन्होंने किराए पे, मेरे पिताजी ने किराए पे दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं नाव चलाऊँगा, अपना किराया भरता करूँगा। तो उसकी बहुत टिप्पण लेके खाना लेके हमारे पिताजी बताते थे कि यहाँ पे आते थे। फिर वो अपने बच्चों को, परिवार को छोटे से कमरे में ला के रख लिया। उसके बाद उसने हमारे को जिस पंडित ने दिया था, ये सौंपा था, उस पंडित ने इसने जालीसाजी कागज बना लिए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर ये थाने में, थाने से फिर कोर्ट में गया, तिजारी में। ये है मैटर। और इसमें जो उधर दूसरा पक्ष था आपके पिताजी के विपक्ष विरोध में जो पक्ष था, उसके पक्ष में कोर्ट ने कब ये बताया था? अभी फैसला आया भाई। कोर्ट ने निर्णय कब लिया? अभी की बात है, ये 1 साल हो गया, मेरे ख्याल 1-1.5 साल हो गया। अभी 8 महीने पहले, 1 साल पहले तो अभी हमने केस डाला है हाई कोर्ट में। तो ये जो निर्णय था, ये कौन? 30,000 कि राजेश मलिक 33 नंबर कमरा। मतलब राजेश मलिक जो जज थे, उन्होंने ये निर्णय उनके पक्ष में। एक बात और बताऊंगा, देखो जज साहब की बताऊंगा, जज साहब की गलती। एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। तो ये बताइए कि आप लोगों ने ये जो 30,000 कोर्ट का आया था, नोटिस आया था, निर्णय आया था, उसको आप लोगों ने हाई कोर्ट में वो किया है? हाँ, हाई कोर्ट में अपील करी थी। तो वहाँ से भी हमारा 3 महीने, उसको कहते हैं ना एग्रीमेंट, पता नहीं एग्रीमेंट क्या कहते हैं, उसमें चला गया था। वो सोचने के लिए उन्होंने 3 महीने का, जज ने पता नहीं क्या कागज वागज का, हमारे वकील ने तैयारी वारी करी। 3 महीने का टाइम तो होता ही, आपको पता है। 2-3 महीने का कोर्ट की तब नहीं है, फाइल करोगे तो आपको निकाल देंगे। तो फिर अभी 8 महीने, साल भरी केस हुआ। इसके बाद अभी फैसला आया है हमारा। ये करीब हो गया 15-20 दिन। हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया? वो डिसमिस कर दिया हमारा। 25 तारीख को आया था, डिसमिस कर दिया हमारा फैसला नीना किसी बंसल ने। तो ये जो मामला था, जो आप लोग का जो 30,000 कोर्ट में जो निर्णय था, उनके पक्ष में था। हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट में उन्हीं के पक्ष में, हाई कोर्ट ने भी कागज नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, पूरी तहकीकात कुछ करी नहीं उन्होंने जब तिहारी कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट के जो 30,000 कोर्ट के निर्णय पर ही हाई कोर्ट भी फैसला दे दिया ना। आगे कोई उसमें 32 साल चल गया, इसमें 8 महीने, 1 साल में फैसला कैसे आ गया भाई साहब? हाई कोर्ट जितना फास्ट है, साल भर में 8 महीने फैसला दे देगा, फिर फायदा क्या हमारा जाने भाई? ठीक। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिस भूमि का पहले ही हस्तांतरण कोर्ट ने किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में कर दिया है, यानी कि पहले 30,000 कोर्ट जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो, उसके बाद उन्हीं के निर्णय को आधार मानते हुए यहाँ का जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने भी जो निर्णय है वो उनके पक्ष में ही सुनाया। वह नोटिस आ गया है आप लोग को। अगला 15 दिन की मोहलत सरकार की तरफ से आप लोग को मिली है। आगे का आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला है? अगले का हम वकील से बात कर रहे हैं। 2006 में हाई कोर्ट से गए थे, हाई कोर्ट से स्टे लेके हमने ये रोके थे। अब उसी बिहाफ पे हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेंगे, अगर मिल गया तो। भाग दौड़ कर रहे हैं हमारे साथी, वकील से बात कर रहे हैं। जिस वकील ने 2006 में केस लड़ा उसी के पास गए थे, और भी 2-3 वकीलों से सलाह ली है। तो नेताओं से भी मिले, जयप्रकाश अग्रवाल से मिले, प्रहलाद सिंह साहनी से भी मिले जो यहाँ के विधायक हैं, और बीजेपी वालों से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो खुद ही तोड़ने को तैयार है। हमारे ये घाट 1965 में विजय कुमार मल्होत्रा यहाँ के मुख्य कार्यकारी पार्षद बने दिल्ली के, उस टाइम विधानसभा भी नहीं थी। उन्होंने यहाँ होली वाले दिन हथौड़े भिजवा दिए। हम जब भी लड़े अपने घाट बचाए। 2006 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, उन्होंने यहाँ पे बुलडोजर फेंक दिए। हमने जब भी बहुत बजरंग दल वाले भी हमारे साथ आए, हिंदू शिवसेना भी आई,
हम जब भी लड़े, धरना प्रदर्शन करा, शीला दीक्षित जी ने बचा दिए हम। फिर उसके बाद हम कोर्ट से ऑस्ट्रेलिया आए। अब 2 साल पहले केजरीवाल ने नोटिस भेज दिया, जमीन में लड़ भिड़ के रोक दिए। अब एक रेखा गुप्ता जी आ गई हैं, जमुना जी साफ करी नहीं, हमें साफ कर रहे हैं। क्या बाबा ऐसा लग रहा है क्या कि ये यमुना घाट साफ कराने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी नजर आ? राजनीतिक साजिश है। इनको ये है कि ये घाट वाले कांग्रेसी हैं, हमको वोट नहीं देते। यहाँ शमशान घाट में इनका चांदनी चौक का निगम पार्षद बैठा है, चेयरमैन सुमन कुमार गुप्ता। वो खुद चाह रहे हैं घाट टूट गया। हम मिल के आए थे पिछली बार, ना तुम्हें तो जाने चाहिए, तो हम वोट तो देते ही नहीं। तो अब जैसे 15 दिन का आपको मोहलत दिया गया है, सरकार कह रही है आप लोग कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, लेकिन कहीं दूसरी जगह आप लोग को बसा नहीं रही है। 2006 में हाई कोर्ट ने यही ऑर्डर करे थे कि इनको जमुना जी की सीढ़ी से नाप के 300 मीटर दायरे में 40 मीटर जगह दे दो, 6 महीने का इनको टाइम दे दो, ये मकान वहाँ बना लेंगे, ये घाट खाली कर देंगे। DDA के वकील ने कहा हमारे 300 मीटर के दायरे में हमारे कोई जगह नहीं है। आज तक वो केस पेंडिंग पड़ा है, ना उन्होंने जगह दी, ना हमने घाट छोड़ा। आज आप लोग आज भी उस वो जो 300 मीटर के दायरे वाला जो कोर्ट की तरफ से आज कहा गया था, आप लोग आज भी उस पे राजी हो कि अगर आपको यमुना घाट से 300 मीटर के दायरे में अगर 40 मीटर ज़मीन दे दी जाए और 6 महीने की मोहलत दे दी जाए तो आप लोग खाली कर दोगे? नहीं करेंगे। उसे जब भी हम राजी थे, अब नहीं है। तब राजी क्यों थे, अब राजी क्यों नहीं है? जब तो यहाँ सामने हमको जगह मिल जाती, हम वहाँ से आके यहाँ अपने क्रिया कर। अब ये कह रहे हैं बवाना जाओ, बवाना से सुबह 5 बजे कौन आएगा यहाँ पूजा पाठ कराने, समझो। आप लोग यहाँ पे क्या काम क्या रहता है आप लोग का यहाँ यहाँ जैसे बच्चा पैदा होता है, 10 दिन के बाद उसका नामकरण होता है, 40 दिन के बाद उसको लाते हैं, हम पूजा कराते हैं, उसका मुंडन कराते हैं। और यहाँ नाई भी रहते हैं हमारे साथ, मल्ला भी रहते हैं। जब आदमी मर जाता है, निगम बोर्ड में जला देते हैं। तीसरे दिन उसकी अस्थि लेकर आदमी आते हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, सब आते हैं। हम उसकी अस्थि विसर्जन कराते हैं, हम पूजा कराते हैं, नाई बाल मूंढता है, मल्ला जमुना जी में विसर्जन करा देता है। तो बाबा आप लोगों से बवाना जाने के लिए किसने कहा? सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। पहले दी थी। किसने दी थी? शीला दीक्षित सरकार में, अटल बिहारी की सरकार थी, मदन लाल खुराना की सरकार थी। यहाँ से 200 परिवारों को जगह दी थी 12 मतलब मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आप लोगों को बवाना जाने के लिए कहा था। रेखा गुप्ता की सरकार ने नहीं। रेखा गुप्ता तो कुछ कही नहीं रही, वो तो कुछ दे ही नहीं रही, वो तो कह रही जाओ यहाँ से। ये भी तो नहीं कह रही कहाँ जाएँ, जाओ, साफ लिखा है सामने, नोटिस पढ़ लो आप। आज ही लगा गए कि 15 दिन में आप चले जाओ, नहीं तो ध्वस्तीकरण कर देंगे। यानी कि बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला। हाँ, अगर 15 दिन में आप लोग अपना व्यवस्था नहीं कर पाए, देखो करते रहें भाई, कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, किसी नेता से भी मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। अब ये थोड़ी है कि जो रेखा गुप्ता कह देगी वही हो जाएगा। ये मालिक है यहाँ के, दिल्ली की मालिक बन गई क्या? मालिक नहीं है। हम 1928 से यहाँ बैठे हैं। अंग्रेज़ों ने ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कब्जा करेगा। कब्जा का हमको अंग्रेज़ों ने लिख के दे रखा, हमारे पास कागज़ हैं। और यहाँ एक एक कमरा जो है नक्शे से बना हुआ है। गवर्नमेंट से इजाज़त लेके एक ईंट भी लगाइए तो नक्शे से लगाइए, पूछ के लगाइए। और MCD से नक्शा पास कराया। अब ये कह रही है कि नाजायज़ बैठे, ज़बरदस्ती कब्जा। कब्जा कहाँ है? झुग्गी बताती है, झुग्गी है। आपको 2 नंबर से 32 तक किसी घाट में एक भी झुग्गी बता दो, सब झुग्गी है। या शीला दीक्षित या ये मदन लाल खुराना तो मर गए। मोदी सरकार का कोई मिनिस्टर कह दे कि हमने पंडितों को बाढ़ में 10 रुपये दिए हैं, तो हमें पकड़ लो। या हमें एक दिन खाना खिलाया। हम तो भाई जब यहाँ बाढ़ आ जाती है, बाहर धर्मशाला में रहते हैं किराए दे के। या हमारे जो जजमान लाला लोग,
उनसे कहते हैं लाला जी हमारे घर में पानी आ गया, मैं आ जाओ जी। उनके घर रहते वो हमारी सेवा करते हैं, खाना पाना रख देते हैं, हमारे जजमान है। 3-4 दिन में पानी उतर जाता, आके यहाँ सफाई कराते हैं। शीला दीक्षित से पूछो भाई तुमने एक दिन भी सफाई करवाई, एक मजदूर भी लगाया? कांग्रेस सरकार के टाइम में तो मजदूर आते थे सरकारी सब। अब तो एक एक घाट में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये हमने अपनी जेब से लगा के सफाई कराई है। यहाँ इतनी कीचड़ थी, ये मंदिर में इतनी कीचड़ थी। मंदिर साफ़ करा, फिर नीचे साफ़ करा, फिर सीढ़ी पे अब भी मट्टी है। जितनी साफ़ करी गई कर ली, नीचे रह गई। गवर्नमेंट ने वो भेज दिए गार्ड कि यहाँ पर मट्टी नहीं गिर सकते, हमने छोड़ दी, ठीक है। मतलब सरकार मदद करने के बजाय फरमान जारी कर रही है। अच्छा, ये आप लोग को ओ जोन बताया जा रहा है कि ये जो जोन है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। तो इसमें तो कई जोन आते हैं, मजनू का टीला भी आ रहा है, अक्षरधाम का भी कुछ इलाका आता है, मयूर बिहार का भी कुछ इलाका आता है। तो आप ही लोग को पहले खाली क्यों कराया जा रहा है? हम वोट नहीं देते ना उसको, इसलिए। वोट की राजनीति है, इसलिए आप लोग खाली कराया जा रहा है। अच्छा, अब रुक जाएंगे तो हमारे एसआईआर से हमारी वोट काटेंगे ये। है, आधार कार्ड भी है, बिजली का बिल भी है, वोटर लिस्ट में भी नाम है, राशन कार्ड भी है। इतने दिन से आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे कोई है बांग्लादेश से आके बसा हुआ? यहाँ एक भी नहीं है बांग्लादेशी। पूरे 32 की 32 मिनट पे कोई नहीं है। कोई भी एक आदमी पकड़ लो तो ले जाओ उसे। और सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास सारे हाँ, सब बिहार के हैं, बांग्लादेश का कोई नहीं है। मतलब यहीं बिहार के, यूपी के और दिल्ली के लोग हैं, अन्य और कहीं जगह? आजमगढ़ के, मऊ के हैं भैयन लोग जो नमकीन बेचते हैं रेडियो पे, बाज़ार में तुमने देखा होगा। वो रहते हैं 16 नंबर घाट में, 20-21 नंबर घाट में, 24 में, 26 में, आगे 27 अट्ठाईस में। सुबह वो ले जा, दोपहर को 2-3 बजे चले गए होंगे चांदनी चौक में, कोई स्टेशन पे, कोई बस अड्डे पर अपन नमकीन बेचते हैं। रात को 10-11 बजे आकर खाना बनाते हैं, सो जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बजर बट्टू के इस प्लेटफॉर्म पे। सर, हाल के दिनों में 8 मई को डीडीए की तरफ से जिस तरीके से एडीएम के लेटर हेड पे यमुना बाजार कॉलोनी में 310 घरों को खाली कराने का नोटिस मिला, उसमें सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 2005 के एक्ट 34 के अंतर्गत ये एविक्शन हो रहा है वहाँ के रेसिडेंट्स का। तो सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि वहाँ के लोगों का जो एविक्शन हो रहा है सर, वो चूँकि 34 एक्ट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये टेम्पररी मूवमेंट होता है, लेकिन सर सरकार उनका कोई परमानेंट किसी तरीके कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो ये टेक्निकली तौर पे और लॉ के टर्म में कितना जायज़ है? जी देखिए, अगर आप एक्ट को देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसका लॉ को समझने का सबसे जरूरी तरीका ये है कि वो बना क्यों था, इनैक्ट क्यों हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना ही इस चक्कर में था जिसपे जो उस टाइम पे डिसीजंस लेनी हो, व्हेन देयर इज एन अपकमिंग डिजास्टर और देयर इज एन इशू, तो जो हम लोग को उस टाइम पे डिसीजन लेनी हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजंस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया, उसके लिए बना था। इट वाज नेवर मेंट टू बी परमानेंट इन नेचर, बिकॉज कायदे से आप देखें डिजास्टर इज अ वेरी टेम्परेरी फेज। सो द बेसिक एसेंस ऑफ द एक्ट अगर आप देखें, वो कहती है कि जो भी मेजर आप ले रहे हैं वो एक छोटे टाइम के ले लीजिए। सो जहां पे आपने परमानेंसी ले आए अपने डिसीजन में, वो मेरे हिसाब से उल्टा पड़ जाता है जो स्पिरिट है ऑफ द एक्ट। यानी कि सर लॉ के हिसाब से देखिए तो जो एविक्शन हो रहा है वहाँ के रेजिडेंट्स का, वो नीति के हिसाब से नहीं है, वो अनलॉफुल है। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से इट इज नॉट करेक्ट कि आप परमानेंटली किसी को वहां से एविक्ट करें। वन, अगर आप सेक्शन 34 भी देखें, उसकी लैंग्वेज देखें, वो हर जगह यही कह रहे हैं टेम्परेरी टिल द टाइम देयर इज अ डिजास्टर, और एंड इट आल्सो टॉक्स अबाउट रिहैबिलिटेशन। माने अगर वहां पे डिजास्टर प्रोन एरिया है फॉर द टाइम बीइंग, तो आप प्रोविजन करेंगे, उन लोगों को टेम्परेरी हटा के रेजिडेंसी भी देंगे, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये सिटीजंस के हित के लिए बना है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू परमानेंटली एविक्ट पीपल। वो इस एक्ट का कभी पर्पस ही नहीं था, ना कभी इसकी रिक्वायरमेंट थी। सो 34 में जो नोटिस गया है वो मेरे हिसाब से परमानेंटली एविक्शन नहीं हो सकता,
एंड अगर आप उसका नोटिस भी अगर देखेंगे उस पे कहते हैं कि इस वजह से क्योंकि बहुत खर्चा बढ़ जाता है. दैट ऑब्वियसली कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ द एक्ट. यस सर. द होल पर्पस इज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, ताकि लोग ना सफर करें. Only because it's expensive आप ये नहीं कर सकते, ट्रीट कर सकते सिटीजंस को ऐसे. दूसरा सर, चूंकि जो नोटिस मिला है वो घाट नंबर 1 से घाट नंबर 32 तक के लोगों को मिला है. उसमें घाट नंबर 24 जो है, जिसे गणेश घाट कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, वो घाट नंबर जो 24 है सर, वो न्यायालय में है. मामला न्यायालय में था, 30,000 कोर्ट में था. मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर किया जो जजमेंट आया था कोर्ट का. उसमें रमेश चंद बनाम उत्तम पंडित का मामला था. न्यायालय ने फैसला दिया रमेश चंद के पक्ष में कि इस घाट का मालिकाना हक रमेश चंद को है. ऐसे में जिस तरीके से एडीएम के लेटर हेड से एक लेटर जारी किया गया है उनके साइन से कि ये जो जमीन है ये इलीगल इमाइग्रेंट्स है, यहाँ लोग बसे हुए हैं, ये जमीन है ये बिलोंग करता है डीडीए से. तो ऐसे में सर जब कोर्ट उस पर आदेश दे चुका है कि घाट नंबर 24 बिलोंग करता है रमेश चंद से, तो फिर डीडीए किस बिहाफ पे ये कह रही है कि ये जमीन बिलोंग करता है डीडीए से? इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होगा. देखिए, एक तो इस जजमेंट और कोर्ट की किसी भी बात को डिस्कस करने से पहले आई थिंक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं हमें जाननी. नंबर वन कि जी कोर्ट के सामने जो केस आता है वो वही डिसाइड करता है जो उससे मांगा गया, अनलेस वो एक पीआईएल हो या रिट पिटीशन हो. अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखें जो केस डाला गया था वो डाला था कि जी सामने वाले ने प्रेस पास कर रहा है, पोजेशन हमारी है, डैमेजेस मांगे गए थे कि कितने टाइम से ये इलीगली रह रहे थे तो इनको हटाया जाए. तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि कोर्ट उस वक्त डिसाइड क्या कर रहा था. अगर आप जजमेंट भी देखें, जजमेंट में कोर्ट सबसे पहली चीज ये कहते हैं जी कोर्ट रिकॉर्ड देखे हमने, डीडीए के कागजों में या कोर्ट के रिकॉर्ड में ये लोग अलॉटी नहीं है, देयर इज नो अलॉटमेंट. तो कोर्ट एट दैट जो केस उसके सामने फाइल किया गया था वो अल्टीमेटली इस बेसिस पे फाइल किया गया था कि किसकी पोजीशन जायज है, नॉट कि किसकी टाइटल है. नाउ इन सब चीजों में लॉ थोड़ा सा फाइनर हो जाता है, क्योंकि अगर जो नंबर वन एक बहुत पुराना और सबसे ओल्ड सेइंग है लॉ में, वो कहती है कि जो आपका ही नहीं था आप आगे किसी को दे नहीं सकते. अगर मेरी गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है तो मैं वो आगे किसी को बेच नहीं सकता. सिमिलरली इस वाले केस में भी ऐसा ही सिनेरियो था, जहाँ पे जो ओरिजिनल लैंड या ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी थी वो डीडीए से अलॉटमेंट जो ये दोनों लोग पक्ष के लोग आके कह रहे हैं कि इधर इससे स्टेम होके मेरे पास आई, उसी की ओनरशिप डाउटफुल थी. बट कोर्ट इस नजरिए पे गया नहीं, क्योंकि दोनों पक्षों ने माना हुआ था कि जी हाँ अलॉटमेंट तो हमें इन्हीं के थ्रू आई है. जी सर. तो इसलिए डीडीए का शायद कहना कि यहाँ पे ये पक्ष या इनको इविक्ट करना शायद जायज हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस बेसिस पे डिसाइड नहीं किया. यानी कि सर मैं थोड़ा चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं उनको आप थोड़े सरल शब्दों में समझाएं, क्योंकि लॉ का जो लीगल टर्म्स होता है वो सबके समझ में नहीं आता है. मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया है तो उसमें डीडीए कोई एक्शन ले सकता है? क्या कोर्ट ने जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसमें कहीं लीगल टर्म में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इस घाट का मालिकाना है? घाट का मालिकाना है इन द टर्म मैं ये भी पूछ रहा हूँ आपके साथ कि जो लैंड है उसका भी मालिकाना हक रमेश चंद को दिया गया है कोर्ट के द्वारा या सिर्फ सेवादार के तौर पे दिया गया है? देखिए, कोर्ट का क्या कहना है कि रमेश चंद का पंडित जी से ज्यादा राइट है उधर रहने का. कोर्ट का एक कानून है, कहता है कि जी या तो आपके पास टाइटल हो, टाइटल माने कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम की है, या फिर अगर दो लोगों के बीच में मुठभेड़ हो तो जिसकी पोजीशन होती है उसका हक ज्यादा रहता है. यहाँ पे वाले केस में दोनों पोजीशन में थे, मतलब दोनों वहां रह रहे थे, तो वहां पे बात आ जाती है जी कि किसका ज्यादा हक बनता है उस घर में रहने का. यहाँ पे क्या हुआ था कि रमेश चंद जी की जो ये पूरा केस प्रॉपर्टी आ रहे हैं ओम प्रकाश जी के थ्रू आ रहा है, वो थे मालिक. अब इस पे दोनों पार्टी की एक रजामंदी है, जी हाँ ये थे करेक्ट अलॉटमेंट, ये इनके सही हकदार थे. तो यहाँ पे कोर्ट को इस इशू पे घुसना पड़ा नहीं. नाउ अल्टीमेटली कोर्ट ने यही बोला कि डीडीए से कभी ओम प्रकाश जी के पास कभी
पैसा कभी ये प्रॉपर्टी आई है, वो एक अलग बात है। अभी यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि जब पोजेशन दोनों पार्टी हो, जब दोनों रह रहे हो, तो ये समझ आता है कि किसका हक ज्यादा है। यहाँ पे जो रमेश चंद जी थे, उनको ये प्रॉपर्टी मिली थी एक विल के थ्रू। एक उनकी जो मदर थी मुन्ना देवी, वो उनको विल से मिली थी अपने ब्रदर जो ओम प्रकाश थे। ठीक है, इनके सारे कागज में रमेश चंद जी के म्यूटेशन हो रखी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये पूरा इनका नाम आ रहा था, सारे टैक्सेस सब ये भर रहे थे। तो एक तरीके से इनका बहुत ही अच्छा टाइटल था टू द प्रॉपर्टी। आप मुकाबला कीजिए पंडित जी का, जिन्होंने कहना था कि जी उन्होंने सूरज प्रकाश जी से ली थी, खरीदी गई थी, वो कोई सेल डीड या फिर कोई भी कागज जिससे वो सेल प्रूव हो पाए वो नहीं दिखा पाए। सूरज प्रकाश जी जो अपना हक मान रहे थे, इस बेसिस पे मान रहे थे जी के वो अडॉप्टेड बेटे ओम प्रकाश जी के, बट इसके भी कोई कागज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। दूसरा इनका एक और केस में आया था कि उन्होंने बयान दिया था कि मेरे कोई दूसरे फादर है। तो जब आपके ऑलरेडी एक फादर है रजिस्टर्ड, जो रिकॉर्ड पे उनको रिफ्लेक्ट करता है, तो एक अडॉप्टेड सन होने की आर्गुमेंट थोड़ी डिफीट हो जाती है। तो जो टाइटल होता है या फिर जो ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आप कभी सेल डीड भी देखेंगे, उसमें भी A to Z आता है कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी, फिर किस बेसिस पे दूसरे आदमी के पास आई, फिर कैसे बेसिस पे तीसरे नाम पे आई। तो प्रॉपर्टी के टाइटल पे ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि शुरू से एंड तक आपका टाइटल करेक्टली और फेयरली और लीगली आपके नाम पे आया। सर, जो एविडेंस रमेश चंद की तरफ से कोर्ट को पेश किया गया था उसमें हाउस टैक्सेस भी थे। जी। तो सर, हाउस टैक्सेस मीन्स कि मतलब कि नगर निगम में, शहरों में तो हाउस टैक्सेस परमानेंट वहाँ के रहनुमाओं के लिए बनता है, कोई ऐसे तो रह नहीं सकता। यानी कि वो इलीगल तो है नहीं। पहली बार इससे ये चीज़ तो तय हो जाता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो लोग इलीगल तो नहीं है, क्योंकि वो लोग हाउस टैक्स भरते हैं, और नगर निगमों में जो लोग हाउस टैक्स भरते हैं वो लोग वहाँ के निवासी होते हैं। ये चीज़ तो तय। तो सर, जिस तरीके से लेटर हेड जारी किया गया है, ये तो पूरी तरीके से लेटर हेड ही गलत है। इसको जारी करने का आधार ही गलत हो जाता है जब वहाँ के लोग हाउस टैक्स भर रहे हैं। तो जी, मुझे जो नोटिस इशू किया गया है, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज तो है। एक तो नंबर 1, देखिए, कोई भी चीज इशू होती है किस प्रोविजन में इशू होती है, वो बेसिस डिसाइड करता है कि ये करेक्ट है कि नहीं। भले ही आपका नोटिस करेक्ट हो, बट अगर जिस प्रोविजन में या जिस कानून में आप वो हक जताना चाह रहे हैं वो गलत है, तो वो डिफीट हो जाता है। सिमिलरली, अगर आप करेक्ट चीज कर रहे हैं बट जो ऑफिसर है जो वो इशू करे वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो अगेन वो नोटिस डिफीट हो जाता है। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि ये नोटिस एक अलग एक्ट को यूज करके कुछ और काम कराया जा रहा है जो शायद उस पर्पस के लिए वो एक्ट बनी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये नोटिस काफी गलत है, गलत इंटेंशन है, गलत तरीके से इशू हुआ है, डेफिनेटली गलत प्रोविजन, कानून की प्रोविजन से इशू हुआ है। तो आपने देखा और सुना लोगों के कि लोगों के पास कितनी दुश्वारियां हैं, कितने सुविधा का अभाव है, लेकिन फिर भी लोग यहीं रहना चाहते हैं। वजह यह है कि लोगों का कहना है कि सरकार न उनको कहीं दूसरी जगह ज़मीन आवंटित कर रही है और ना ही रहने का कोई व्यवस्था कर रही है। सरकार की तरफ से नोटिस तो चस्पा कर दिया गया है कि 15 दिन की मियाद है, 15 दिन में आपको यहाँ से जगह खाली करनी है। लेकिन लोग आखिर में जाएंगे कहाँ? जो लोग 2-2 पीढ़ियों से, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ियों से इस यमुना बाज़ार कॉलोनी में रह रहे हैं, आखिर उनके पास जगह कहाँ है? क्या वो किसी धर्मशाला में जाकर रहें? अगर धर्मशाला में जाकर रहेंगे तो उनके ऊपर अतिरिक्त पैसा का कर्ज भी आएगा। तो यहाँ सवाल कई हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। सरकार तो सिर्फ चस्पा कर रही है नोटिस। लोग यहाँ, आप रास्तों का हाल देखे हैं, यहाँ नाली व्यवस्था देखा आपने, यहाँ हर चीज़ इस तरीके से है जैसे इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरकार राजनीतिक साजिशन के तौर पर यहाँ से हम लोग को हटाना चाहती है। आपने सुना, कुछ लोगों ने कहा कि मजनू का टीला है, चाहे वो अक्षरधाम हो, गुरुद्वारा हो, ऐसे कई जगह लोगों ने गिनवाए कि वहाँ वो भी जो इलाका है वो जोन में है। लेकिन सरकार उनको नोटिस चस्पा नहीं कर रही है, बस नोटिस चस्पा यमुना बाज़ार कॉलोनी वालों को कर रही है। तो
इसमें कई पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह अहम होने वाला है कि सरकार का 15 दिन के बाद मियाद पूरा होने के बाद क्या एक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि दृढ़ निश्चय हो चुके हैं कि वो इसे छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। यमुना बाजार से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए देखते रहें आप बजरबट्टू दुनिया। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल है।